सहेंग। एक गहरा रहस्य या फिर एक बहुत सीधी सी सरलता या खुला प्रतिबिंब। हम गहरे रहस्य हैं या भगत सिंह? हमने कुछ छुपा रखा है या भगत सिंह ने कुछ निकाल लिया है? भगत सिंह कौन है? कहाँ से आते हैं ऐसे भगत सिंह जैसे लोग? क्यों पैदा होते हैं ऐसे लोग? बड़ा अजीब सा प्रश्न है ना, क्यों पैदा होते हैं? अरे पैदा तो सभी होते हैं, लेकिन हर कोई भगत सिंह नहीं होता। तो फिर भगत सिंह कौन होता है? ये दुनिया से अलहदा क्यों चलते हैं? संसार की घटनाओं से ये इतने दूर क्यों रहते हैं? इन पर फर्क क्यों नहीं पड़ता सुखों का, खिंचाव का, दूसरों की वाणी का, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? लोग उसको नास्तिक कहते हैं, अहंकारी कहते हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानता। तो फिर ऐसे इंसान को, इतना टेढ़ा इंसान जो किसी की नहीं सुनता, ये क्यों बन जाता है आदमी? इस धरती पर 99.99% लोग, और इससे भी कहीं अधिक शायद, केवल गैरों की सुनकर अपने मस्तिष्क में बने प्रतिबिंबों के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसा लोग कहते हैं वैसा कर लेते हैं, जो लोग सिखाते हैं वो सीख लेते हैं। तो भगत सिंह कौन है? क्या उसने कुछ नहीं सीखा गैरों से? क्या भौतिक अस्तित्व से उसके अंदर कुछ नहीं गया? वो एक सामान्य मनुष्य है, उसके अंदर सब कुछ गया। उसने भी वो चित्र देखे अपने मस्तिष्क में जो सामान्य मनुष्य के अंदर रहते हैं। भगत सिंह की हम बात क्यों कर रहे हैं? हम किसी पप्पूलाल की बात तो कर ही नहीं रहे, किसी हलकट, किसी यूं ही जीने वाले इंसान की बात तो हम कर ही नहीं रहे। तो फिर भगत सिंह की बात कर क्यों रहे हैं हम? क्या है भगत सिंह में ऐसा? क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी है? यही कारण है हमारे इस बात करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको भगत सिंह मानता ही नहीं हूँ जो फांसी चढ़ गया फंदे को चूम कर। मैं उसको भगत सिंह मानता ही नहीं हूँ जो लाहौर षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, जो सॉन्डर्स की हत्या करता है। और मैं वो भी भगत सिंह नहीं मानता जो भगत सिंह, मैं उसको भी भगत सिंह नहीं मानता जिसने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री और उस समय के जाने माने लोग बैठे हुए थे, और सेंट्रल असेंबली में जो खाली जगह पर बम फेंकता है और फिर वहाँ से भागता भी नहीं है, मैं उसको भी भगत सिंह नहीं मानता। मैं भगत सिंह उसको भी नहीं मानता जो अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल चल कर जाता है, यह देखने की जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मरे वहाँ की दशा क्या है। मैं उसको भी भगत सिंह नहीं मानता जो लाहौर से अपना वेश बदल करके बड़ी चतुराई के साथ निकलता है। और ना उसको भगत सिंह मानता हूँ जो रातों में पर्चों पर आज़ादी जगाने वाले वाक्यों को लिखकर, ताकि लोग जाग सकें, लोगों के अंदर कुछ जुनून जागे, वो पर्चे लगवा देता है रातों रात। मैं उसको भी भगत सिंह नहीं मानता। मैं भगत सिंह उसको भी नहीं मानता जो बम बनाने की प्रक्रिया खुद अंग्रेज़ों से सीख कर बम बना लेते हैं
और ना उसको भगत सिंह मानता हूँ जो राजगुरु और सुखदेव का साथी है, ना उसको मानता हूँ जो बटुकेश्वर दत्त का दोस्त है। तो फिर भगत सिंह है कौन? अभी तक जो मैंने बताई वो सारी घटनाएं थी, और इससे भी ज़्यादा जीवन जो भगत सिंह का रहा है उसमें रोज़ घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं, उसका खाना पीना, चलना उठना बैठना सब कुछ हुआ होगा। क्या घटनाएं भगत सिंह हो सकती हैं? भगत सिंह अगर स्वतंत्रता संग्राम के काल में पैदा नहीं होता तो क्या वो भगत सिंह के अंदर वाला जो वास्तव में भगत सिंह है, क्या वो भगत सिंह बाद में भगत सिंह नहीं बनता? भगत सिंह तो भगत सिंह तब भी बनता जब देश पूरी तरह से आज़ाद होता, सुख शांति होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। भगत सिंह का केवल एक कठिन काल में पैदा होना ही उसके भगत सिंह बनने का कारण नहीं है। भगत सिंह तो भगत सिंह हर स्थिति में बनता ही बनता, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। क्योंकि मनुष्य के अंदर जब सोच उमड़ती है, जब जिज्ञासा जागती है, जब प्राणों में तड़प तलपती है, तो उस समय पर उसको रोक पाना संभव नहीं होता। वो तड़प केवल आज़ादी की नहीं थी। अरे आज़ादी के बारे में तो भगत सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका दिल दहलाया था जब उसने खून खराबा जालियांवाला बाग हत्याकांड का देखा था कि लोग और ऐसे कोई भी इंसान देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करता है, इतना ही नहीं है, उसके जीवन की घटनाएं भी घटनाएं भी तो होती हैं। भगत सिंह से पहले बहुत लोग थे जो पराधीन थे अंग्रेजी हुकूमत के, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के जो पराधीन थे वो हर कोई भगत सिंह तो नहीं बन गया। तो भगत सिंह की जो बनने की प्रक्रिया है वो हर काल में होती। स्वर्णिम काल होता तो भी होती, और रक्तपात के काल में भी होती ही होती। तो भगत सिंह घटनाएं नहीं हैं, घटनाएं तो यूं ही हो जाती हैं, और घटनाएं यूं ही होती रहेंगी और प्रतिपल हो रही हैं। घटनाओं का क्या महत्व? हमने अपने जीवन में यही तो उतार रखा है। हम महापुरुष किसे मानते हैं? जिसने घटनाएं घटवाई, जबकि घटनाओं में महापुरुष होते ही नहीं है। कोई भी घटना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कब हुई है? कभी नहीं होती। सांसें लेना भी एक घटना है जिसमें हम दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो महापुरुष तो कोई घटनाओं से तो हुआ नहीं। कोई भी महापुरुष घटना से महापुरुष नहीं हो सकता कि उसकी घटनाएं क्या हैं। और घटनाओं से, किसी के आचरण से किसी मनुष्य को कभी भी परखा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। मैं भगत सिंह को केवल घटनाओं से नहीं मापता, और ना ही मैं घटनाओं को कोई महत्व देता हूँ। घटनाएं तो घट जाती हैं, तो फिर महत्व किस चीज़ का है? महत्व इस चीज़ का है कि भगत सिंह क्या हुआ ये नहीं, भगत सिंह कैसे हुआ। भगत सिंह तो भगत सिंह का शरीर भी नहीं है, और भगत सिंह जिसे कह रहे हैं हम, ये नाम भगत सिंह, ये भी भगत सिंह नहीं है। मैं टिपिकल नहीं बना रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ। हम आगे पूरा जितनी भी मैं बोल रहा हूँ उसका पूरा उत्तर आपको मिलने वाला है, पूरा ब्यौरा दूंगा। ऐसे ही नहीं है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। यूं ही कुछ नहीं होता, यूं ही कोई घटना नहीं घटती। घटना का कोई महत्व नहीं होता, पर जो यूं ही नहीं होता उसके पीछे जो होता है कि क्यों यूं ही नहीं होता, उसका महत्व होता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि भगत सिंह कहाँ से पैदा होते हैं, क्यों बन जाते हैं भगत सिंह। मैं किसी भी इंसान में ये नहीं देखता कि वो कितना जानता है, वो कितना गहरा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, यूं ही कुछ नहीं होता, यूं ही कोई घटना नहीं घटती। घटना का कोई महत्व नहीं होता, पर जो यूं ही नहीं होता उसके पीछे जो होता है कि क्यों यूं ही नहीं होता, उसका महत्व होता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि भगत सिंह कहाँ से पैदा होते हैं, क्यों बन जाते हैं भगत सिंह। मैं किसी भी इंसान में ये नहीं देखता कि वो कितना जानता है, वो कितना गहराया है, और वास्तव में किसी के ज्ञान को,
किसी की यात्रा को गहराई नहीं कहते, वरना कितने बूढ़ों ने जीवन की यात्राएं की और मर गए। केवल बड़ा होना, ज़्यादा दिनों तक जीना, क्या ये यात्रा होती है? यात्रा नहीं होती। अगर यही यात्रा होती तो आप जिस धरती पर इस समय बैठे हुए हैं वो लगातार घूम रही है। उस हिसाब से तो सभी यात्रा कर रहे हैं। आपसे तेज कौन यात्रा कर रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यात्रा ऐसे नहीं होती। यात्रा ऑब्जेक्टिविटी की नहीं, सब्जेक्टिविटी की होती है। महत्व शरीरों का नहीं, उसके अंदर संतुलन बनाने वाले चेतन तत्व का होता है, उसकी सोच का होता है, उसके बल का होता है। चेतन तत्व का मतलब है बल। भगत सिंह को जो बल मिला वो कहाँ से मिला, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर किसी इतिहासकार को भगत सिंह के बारे में पूछें तो वो क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। वो आपको बताएगा कि उसके माता का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, वो कितने भाई बहन थे, उसका बचपन कैसा गुजरा, किस स्कूल कॉलेज में कौन सी शिक्षा प्राप्त की, कब क्या लोगों के साथ कौन कौन सी संस्थाओं में काम किया, कैसे दल बनाया, कौन कौन मित्र थे, कौन कौन उसके शत्रु रहे, क्या क्या घटनाएं घटीं, कब कब क्या क्या कांड किए, कब फांसी हुई, वगैरह वगैरह बताएंगे। आप किसी इतिहासकार को ले आइए या फिर आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचेंगे कहाँ? फिर आप भगत सिंह के द्वारा खुद जो भगत सिंह ने किताबें लिखी उनको पढ़ लेंगे। लेकिन केवल उनकी किताबों को पढ़ने से उनके अंदर नहीं उतरा जा सकता। उनके अंदर उतरने के लिए उनके जैसा सोचना पड़ेगा। उनकी सोच वाक्यों में संकलित है, लेकिन वाक्य भगत सिंह नहीं हो सकते। हमें वो बातें और गहराई के साथ समझनी होंगी, उनको देखने के नज़रिए को बदलना होगा। और इसीलिए इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं भगत सिंह, जिसमें हम भगत सिंह की आंतरिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बाहर से, यानी कि किताब है, लोग हैं, उनसे केवल बाहर से अगर पढ़ोगे आप, बाहर से जानोगे आप, बाहर से समझोगे आप, तो बाहर से केवल बाहरी चीज़ ही समझ में आएगी भगत सिंह की, आंतरिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और हम तो केवल आंतरिकता को देखेंगे अब। इसलिए आंतरिकता से हमें जो सीख मिल सकती है वो इम्पोर्टेंट है। बड़े शौक़ से लोग भगत सिंह को पढ़ते हैं, बड़े शौक़ से लोग कहते हैं कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में भगत सिंह पैदा होता है। बड़े शौक़ से व्हाट्सएप, फेसबुक पर उसका फ़ोटो लगा करके 15 अगस्त 26 जनवरी पर पोस्ट किया जाता है। हम सुपर हीरो मानते हैं अपना भगत सिंह को, सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए भगत सिंह केवल इतना नहीं कह के गए थे कि आप मेरा सम्मान करना, तुम्हारे सम्मान की ज़रूरत नहीं है भगत सिंह को। उसे तो अपने जैसे और भगत सिंह पैदा करने थे ना, तो भगत सिंह को इसलिए मत पढ़ो कि उसका सम्मान करना है। ऐसे सम्मान नहीं होता, सम्मान करने का ये तरीका नहीं होता। सम्मान करना है तो भगत सिंह की अंदर की हिम्मत और ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, खींचना होगा। वो ताकत हमारे अंदर पहले से है, उस ताकत को हमें जगाना होगा। हम सबके अंदर पहले से ही एक भगत सिंह मौजूद है। उसका उद्देश्य यही है, वो फांसी पर इसलिए चढ़ गया ताकि आने वाले समय में बहुत भगत सिंह पैदा हो सकें। अगर एक भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ता तो बहुत सारे भगत सिंह पैदा नहीं होते। और भगत सिंह का यही उद्देश्य था कि भगत सिंह जैसे और पैदा हो जाएं। वाक्यों को पढ़कर केवल संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए हमें। हमारे अंदर से हमारा वैराग्य जागना चाहिए। हमारे अंदर से
जो हम छोटी छोटी चीज़ों से चिपके हुए हैं, वो चीज़ें छूटनी चाहिए। हम जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं आज, वो उलझन ख़त्म होनी चाहिए। थोड़ी सी बगावत चाहिए उसके लिए, किसी और से नहीं, अपने आप से। ये बगावत, ये क्रांति कहाँ, इनकलाब जिंदाबाद क्या है, ये क्रांति का प्रतीक है जो भगत सिंह और उसके साथियों ने पहली बार इस वाक्य को बोला था। क्रांति का प्रतीक सा हो गया है आज तो भगत सिंह। अपने आप से बगावत की उसने, अपने शरीर की आहुति वही तो देता है ना जो अपनी कमजोरियों से बगावत करता है। हम तो कमजोरियों को चाटते हैं, हम अपनी कमजोरियों से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने आसपास जो सिक्योरिटी हमने खुद लगा रखी है, झूठी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी इतनी प्यारी हो जाती है कि खुद की सुरक्षा भले ही वो सिक्योरिटी ना करे, खुद वो सिक्योरिटी ही तुम्हें मार रही हो। वो प्रोटेक्शन जो तुम्हारे चारों ओर है, वो ही तुम्हें भले ही मारने लग गया हो, परंतु फिर भी तुम उसी प्रोटेक्शन को ही, उस प्रोटेक्शन को अपना पावर समझने लगते हो। प्रोटेक्शन इज नॉट योर पावर। पावर होनी चाहिए अपने अंदर, तो बाहर अपने आप घटनाएं घटने लगेंगी। हम अपनी बहती हुई जिंदगी में, अपनी खुद की लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को उतारना शुरू कर देते हैं जिन लोगों ने वास्तव में बहुत ही उच्च स्तर के कार्य किए हैं। उनके कार्यों को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, हम किसी का अनुसरण यूं ही क्यों करने लगते हैं। तुम्हें मैं बता देता हूं कि जो सच्चे महापुरुष होते हैं, उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनका अनुसरण हो जाता है। आप भले ही राम से कितनी भी नफरत करें, कृष्ण से कितनी भी नफरत करें, परंतु अगर उनके जीवन में खुशबू है तो वो आपको वाइब्रेट करेगी। अगर उनके जीवन में कुछ ऊंचे तत्व हैं तो आप उनकी तरफ जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप खुद भी रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। इसलिए जो लोग वास्तव में कुछ तत्व, कुछ महत्व, कुछ यथार्थ, कुछ सतबोध, कुछ रियलिटीज अपने जीवन में रखते हैं, उनकी तरफ आपको गमन करना ही पड़ेगा। आप अपने आप से कहिए कि मैं नहीं करूँगा उनकी तरफ गमन। आप अपने आप को रोकिए, आप अपने आप को कितना भी कैद करने का प्रयास कीजिए और आप अपनी लाइफ में पूरी ताकत लगाकर ये प्रयास कीजिए कि हम उनकी तरफ गमन नहीं करेंगे, परंतु तुम अपने आप को भी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप बताना ज़रूरी है और जिनकी बात हम, जिनकी विज्ञान, मतलब ये विज्ञान ही समझेंगे हम कि क्यों होता है ऐसा, हम क्यों विवश हो जाते हैं किसी किसी भी ऊंचे स्तर के मनुष्य को अपने जीवन में उतारने में। दरअसल इन शब्दों का फेर है, इसमें कुछ चक्रव्यूह फंसा हुआ है शब्द जाल का। दरअसल यहाँ पर हम वास्तव में किसी की ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। हम किसी मनुष्य का अनुसरण नहीं करते, हम मूल्यों का अनुसरण करते हैं। वैल्यूज तो वैल्यूज की ही हो सकती हैं, मूल्य केवल मूल्य का होता है। किसी के शरीर का मूल्य नहीं होता, किसी की वस्तु का मूल्य नहीं होता। मशीन का मूल्य तब तक है जब तक वो काम कर रही है। जब तक कोई मशीन किसी काम की है तो हम उसको अपने पास रखते हैं, और जब वो कोई मशीन काम की नहीं रहती
तो हम उसको अपने पास नहीं रखते। आज से कुछ साल पहले तक बहुत सी चीज़ें प्रचलन में थीं, लेकिन अब वो नहीं रहीं। अब हम रेडियो पर जो न्यूज़ सुनते हैं वो टेलीविज़न पर सुनते हैं, और पहले रेडियो चलते थे सीधे ही, लेकिन अब वो नहीं चलते। पहले मैसेज सेंड करने के लिए तार भेजे जाते थे, चिट्ठियाँ लिखने का एक अलग ढंग होता था, पोस्टमैन पहुंचाता था चिट्ठियों को। आपको छोटे से छोटा मैसेज, जो फॉर्मल मैसेज भी हो, जो अपने परिवार को चिट्ठी लिखनी है या अपने किसी रिलेटिव के पास कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई बात, कोई छुपी हुई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसको बताने के लिए भी आप जो चिट्ठियाँ लिखते थे वो लिख करके पोस्टमैन ही आपकी चिट्ठियों को सेंड करता था। और आज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आज सीधा मैसेज करना पड़ता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर चीज़ उपलब्ध है। तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ वैल्यू की नहीं रहती उसको नष्ट होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ किसी काम की नहीं है उसको प्रकृति नष्ट कर देती है। इस पृथ्वी पर बहुत सी संस्कृतियाँ, बहुत सी सभ्यताएं पैदा हुईं और नष्ट हो गईं। वो सभ्यताएं जीवित इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो उनकी अब आवश्यकता नहीं है। डायनासोर की प्रजाति आवश्यक उस समय थी तो वो थी भी, उसका उपयोग था तो उसको रख लिया गया, और जब उसका उपयोग नहीं रहता तो वो नष्ट कर दी जाती है प्रकृति द्वारा। डायनासोर आज इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। इस धरती पर अनेकों ही प्रजातियां ऐसी थीं जो अब के समय से पहले उपलब्ध थीं, लेकिन अभी वो गायब हो चुकी हैं क्योंकि वो यूजलेस हो चुकी हैं। कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो जो उद्देश्य के विहीन है वो नष्ट हो गया। ये इंसान भी किसी विशेष मकसद से प्रकृति ने रखा हुआ है। जब प्रकृति समझती है कि अब इसका कोई यूज नहीं रहा, ये ना अपने काम का है और ना किसी प्राकृतिक रूप से प्रकृति को चलाने में इसका कोई योगदान है, तो प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। प्रकृति को चलना ही, प्रकृति जैसे चल रही है तो प्रकृति के चलने में जो उस प्रकृति की हेल्प करता है, प्रकृति उसको ही अस्तित्व में रखती है। जिस चीज़ का कोई महत्व नहीं उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इंसान नष्ट हो जाते हैं, सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, संस्कृतियां नष्ट हो जाती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर ग्रह भी नष्ट हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ग्रह बन भी जाते हैं, जरूरत पड़ने पर सौरमंडल निहारिका से फिर से एक बादलों जैसा गैसीय जमाव इकट्ठा करके पुनः एक सौरमंडल स्थापित करते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल भी ऐसे ही नेब्यूला से बनता है। जैसे बहुत से बादल जब इकट्ठे हो जाते हैं गैसीय वाष्पीय रूप में, तो उस टाइम पर चारों ओर से बहने वाली पवनें भिन्न भिन्न स्थानों पर वृष्टि पैदा करती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे सौरमंडल में जब गैसों का जमाव होता है, जब गैसें आपस में मिलती हैं तो सौरमंडल बनते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि प्रकृति का एक नियम है, जो यूज करना है, जो चलेगा, जिसका उपयोग होगा, वो है। और वास्तव में वो क्यों हो जिसका कोई उपयोग नहीं है? हम तब तक जी रहे हैं जब तक कोई उद्देश्य हमने रखा हुआ है, या तो तुमने कोई तुम्हारा उद्देश्य रखा हुआ है, या फिर प्रकृति तुमसे कोई उद्देश्य रखकर तुम्हें जीने का मौका दे रही है। तुम किसी कार्य के योग्य हो इसलिए तुम जिंदा हो, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। जो चीज मिटी हुई है वो मिटी हुई ही रहेगी, और वो वही काम की है जहाँ पर उसे होना चाहिए।
अब प्रकृति में पृथ्वी काम की है तो वो है, जिस दिन पृथ्वी काम की नहीं रहेगी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। जब हम कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं आजकल इतने ही सैटेलाइट्स लगे हुए हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हर रोज न जाने कितने ही ग्रहों का ग्रास होता है, कितने ही ब्लैक होल बनते हैं।